जातिवादी भी रहेंगे और समाजवादी भी रहेंगे। तो आज उन लोगों की भी हत्या करनी है। जब तक उनकी हत्या नहीं होगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। 69 साल की उम्र में 80 बार जेल जाना शायद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जेल नहीं है। तो समाजवादी पहले अपने समाजवादी मित्र की कब्र खोदने के लिए तैयार रहते हैं। मुंह पे तो मीठा बोलते हैं, पीछे फावड़ा लेकर कितनी गहरी कब्र खोद दिया जाए कि उसी में पता न चले कहां चला गया। बिना समाजवादियों के ताकत को खड़ा किए बदलाव इस देश में नहीं हुआ है। ये बात हमें रखना चाहिए और कल वो होगा, परसों होगा। केंद्र सरकार कृषि से संबंधित तीनों काले कानूनों को रद्द करे और आंदोलन कर रहे किसानों को देशद्रोही ठहराते हुए उन पर खालिस्तानी, नक्सली एवं टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे अनर्गल आरोप लगाने वाले सरकार के मंत्री, भाजपा के सांसद, विधायक सार्वजनिक तौर पर खेद व्यक्त करें अथवा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए। यह मांग गुरुवार को लोक बंधु राजनारायण की 34वीं पुण्यतिथि पर पराड़कर भवन में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में किया गया। प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि तीनों कृषि कानून देश में खेती किसानी को न सिर्फ कारपोरेट जगत का आर्थिक गुलाम बनाने की साजिश है, बल्कि किसानों के अस्तित्व को समाप्त करने का गहरा दुष्चक्र है। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि आज राजनारायण जी जीवित होते तो वह किसानों के इस अभूतपूर्व अहिंसक व संगठित आंदोलन की अगली कतार में खड़े होते। मौजूदा वक्त में देश में जिस तरह से किसानों, मजदूरों और नौजवानों के हितों को लेकर उठने वाली आवाज़ों को अलोकतांत्रिक ढंग से कुचलने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में राजनारायण जी जैसे सिविल नाफरमानी के योद्धा की कमी शिद्दत से महसूस होती है। राजनारायण जी सदैव तानाशाही के विरुद्ध चट्टान की तरह डटकर खड़े रहे। इस मौके पर देश के मौजूदा हालात में गांधी और लोहियावादियों की भूमिका विषयक संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा किसान आंदोलन ने एक बार फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए चंपारण के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की याद ताजा कर दी है। गांधी और लोहिया की वैचारिकी से जुड़े लोगों को उस आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए देश में सरकार और कारपोरेट घरानों की दुर्भिसंधि के विरुद्ध असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुहिम में जुट जाना चाहिए। यह सवाल सिर्फ किसानों से जुड़ा नहीं है, बल्कि इन कानूनों की आड़ में देश के 133 करोड़ उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सरकार पूरे बाजार को धन कुबेरों के हवाले कर खाद्यान्न की सरकारी खरीद से हाथ खींचने की तैयारी में है। ऐसा हुआ तो देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात सस्ते गल्ले की दुकानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ असीमित भंडारण की छूट से जमाखोरी और मुनाफाखोरी की बाढ़ आ जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि थैलीशाही की आंख न सिर्फ किसानों के उत्पाद पर गड़ी हुई है, बल्कि उनके निशाने पर किसानों की जमीन भी है, जिसे अनुबंध खेती के जरिए हड़पने को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में गांधी और लोहिया को मानने वाली ताकतों को एकजुटता के साथ लोक बंधु राजनारायण के संघर्ष को आत्मसात करना होगा, तभी देश को पूंजी परस्त तानाशाही से बचाया जा सकता है। समारोह की अध्यक्षता श्री अनिरुद्ध नारायण सिंह ने किया। पूर्व एमएलसी अरविंद सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए लोगों से किसानों की मांगों के पक्ष में मजबूती से खड़े होने का आह्वान किया। इसके पूर्व प्रातः 10 बजे बेनियाबाग स्थित राजनारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे लोगों ने वहां चल रहे निर्माण कार्य के चलते राजनारायण स्मारक पार्क की दुर्दशा पर दुख और नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार और प्रशासन से कार्यदायी संस्था को वहां साफ सफाई व बंदोबस्त करने तथा निर्माण के चलते स्मारक स्थल को कोई क्षति न पहुंचाने का निर्देश देने की मांग किया। समारोह में विचार व्यक्त करने वालों में प्रमुख रूप से सर्वश्री विजय नारायण, राधेश्याम सिंह, धर्मेंद्र सिंह, जागृति राही, सुरेंद्र पटेल, नंदलाल पटेल, संजीव सिंह, डॉक्टर सूबेदार सिंह, कुंवर सुरेश सिंह, राकेश पाठक, राजनाथ तिवारी, ओपी सिंह, डॉक्टर उमाशंकर यादव समेत बड़ी संख्या में राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोग शामिल रहे। कि हमको ये संकल्पित होना है कि जब तक इस देश से आरएसएस नहीं समाप्त हो जाएगा तब तक लोकतंत्र यहाँ मजबूत नहीं होगा। और हमको ये भाजपा की सरकार थोड़ी है, ये आरएसएस की सरकार है। नाम है भाजपा जी का और ये सरकार है आरएसएस की। और आरएसएस का खुला एजेंडा है लोकतंत्र की हत्या और अपना झंडा बुलंद। आज वही हो रहा है जो आरएसएस चाहता है, लोकतंत्र गांधी। और मैं ये बात बहुत बेबाकी से कहना चाहता हूं, जो संस्था
गांधी को स्वीकार नहीं कर सकती, जिसने गांधी की हत्या की और बड़े दमदारी से कहते हैं कि हम गोडसे समर्थक हैं। अभी श्री कुमार जी ने कहा, तो आज अगर इस देश को बचाना है और लोकतंत्र की ताकत दिखाना है, तो आज तो राजनारायण जी की पुण्यतिथि है, हम क्या कहें। आज चंद स्वार्थी लोग हैं जो अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन जातिवादी अर्थवादी होकर के भी समाजवादी रहना चाहते हैं। जातिवादी भी रहेंगे और समाजवादी भी रहेंगे। तो आज उन लोगों की भी हत्या करनी है। जब तक उनकी हत्या नहीं होगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। हत्या का एक ही रास्ता है, लोकतंत्र। तो आज हम सब लोगों को ये संकल्पित होना होगा कि जो भी आरएसएस और भाजपा का सपोर्टर है, चाहे हमारा रिश्तेदार क्यों न हो, आपका रिश्तेदार क्यों न हो, अगर लोकतंत्र की ताकत लड़ने के लिए लोगों के बीच जाता है, चुनाव लड़ने के लिए, तो उसे एक भी वोट नहीं देना है, तब ये हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत होगा और तब गांधी और लोहिया की विचारधारा हर घर तक पहुंचेगी। ये ऐसे लोग हैं जो गुमराह करके इस देश को बर्बाद करने की तरफ चल रहे हैं। इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। समाजवादियों का चरित्र और स्वभाव क्या होता है कि गमों की आंच पे आंसू उबाल करके देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल करके देखो, खिलेंगे रंग किसी पे डाल करके देखो, तुम्हारे भी दिल की चुभन होगी जरूर दूर, गैर के पांव का कांटा निकाल के। इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, 69 साल की उम्र में 80 बार जेल जाना शायद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जेल नहीं है। और बहुत आसानी से कह दिया, गांधी और लोहिया के मूल्यों से हट करके आपने अपने संगठन की बात की। आपका मुखिया क्या कहकर के वोट मांगा था? हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो छोड़ दीजिए, एक मामूली सा विधायक ये नहीं कहता कि मैं नीच का बेटा हूं। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के उनके प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव के पहले मैं जानता था उनका नाम स्वतंत्र देव सिंह है, और चुनाव लड़ने लगे तो उसमें पटेल जोड़ दिया। आप चर्चा मत करिए, आप चर्चा इसलिए करने लायक नहीं है कि इस देश में आंदोलन तो बहुत हुए। सहजानंद सरस्वती के आंदोलन से लेकर के चलूंगा और आज तक किसान आंदोलन की चर्चा करूंगा तो उतना समय नहीं प्रदीप भैया दे पाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि आंदोलनों को बदनाम करने के लिए अगर कोई सरकार है तो आज भारतीय जनता पार्टी है। और आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं? इस जमीन के लोग कर रहे हैं, यहां का हिंदुस्तानी कर रहा है। एक अजीब फिलॉसफी चल रही इस सरकार में। 2011 में मैं भी एक आंदोलन से जुड़ा तो कहा गया कि 1967 से जो संसद में लोकपाल का कानून है उसको रुका है, उसको पास कराना है। और उस आंदोलन में भी मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर के वाराणसी के जिला मुख्यालय तक आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग थे। उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, बसपा के लोग नहीं तो सारे दल के लोग आते थे। तब तो नहीं कहा गया कि हिंदुओं का आंदोलन है। तब ये कहा गया कि साहब ये यूपीए के खिलाफ में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, एनडीए के लोग हैं, संघ के लोग हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि हिंदुओं का आंदोलन है। और उसके बाद चूंकि मेरा मानना रहता है कि आंदोलन से जन्म इस देश का हुआ है, आंदोलन से आजादी इस देश को मिली है। जिस प्रकार एक अच्छा खाना खाने के बाद अगर पेट खराब हो जाए तो शायद हम उस खाने को छोड़ते नहीं, उसको फिर खाते हैं। आंदोलन जब तक हिंदुस्तान रहेगा और जब तक हिंदुस्तान के लोगों के उस नियत के साथ, नीति के साथ अन्याय होगा तो आंदोलन पैदा होंगे और इसी तरह अनवरत चलते हैं। और 2011 के बाद ये सरकार बनती है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, हम भी ठगे गए उस आंदोलन में। और ये आंदोलन जब आता है तो संविधान की उस आत्मा को कलंकित करने वाला एक कानून पास होता है, नागरिकता संशोधन कानून।
मैं तो किसी दल में नहीं था उस समय। लेफ्ट के हमारे कामरेड नंदलाल जी बैठे हैं, इनका आह्वान था, कुछ हमारे साथियों का आह्वान था, और बगैर किसी दल के कार्यकर्ता होते, विधि का छात्र होते, हमने कहा कि संविधान विरोधी है, इस आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ के रहना, और आज भी उसके साथ है। और उस आंदोलन में क्या कहा गया कि मुसलमानों का आंदोलन है। इसी सरकार ने कहा, मैं बार बार कहता था कि इस देश के बहुसंख्यकों को यह ध्यान देना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ हिंदुस्तान में 17 करोड़ आदिवासी दलितों के लिए भी आंदोलन है, क्योंकि हमारे ही गांव में ऐसे तमाम दलित हैं जिनको बताने के लिए अपना पता तो है, लेकिन उनके मुट्ठी में एक मुट्ठी धूल नहीं है कि बता सके कि हम बनारस के इस गांव में हमारी एक मिट्टी की धूल जमीन भी। मैंने कहा जब हम लोग चल रहे हैं राजनारायण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। राजनारायण जी के संघर्ष को हमने नहीं सीखा है। राजनारायण जी जो गरीब के लिए लड़ते थे, हमने वो नहीं सीखा है। राजनारायण जी जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता के सवाल पे सरकार को गिराते थे, ये हमने सीखा है। हम अपने ही लोगों को गिराना उसमें से सीख लिए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। राजनारायण जी के पुण्यतिथि पर समाजवादी दोस्तों, एक चीज आप आपस में समझ लो, आपस में हम पहले एक हो जाएं। हम आपसी मतभेद को भुलाकर जब कभी भी दुश्मन से लड़ना हो तो हम दुश्मन को दुश्मन समझकर आपस में एक समझकर लड़े। लेकिन मैंने देखा है कोई समाजवादी अगर फ्रंट पे रहता है तो समाजवादी पहले अपने समाजवादी मित्र की कब्र खोदने के लिए तैयार रहते हैं। मुंह पे तो मीठा बोलते हैं, पीछे फावड़ा लेकर कितनी गहरी कब्र खोद दिया जाए कि उसी में पता न चले कहां चला गया। यह हमारे अंदर दुर्गुण है, ये मैंने देखा है। और जब तक हम एक दूसरे को पछाड़ते रहेंगे, बोली से नरेंद्र मोदी जाएंगे। और एक चीज बहुत साफ है, आपने हमारे मुख्य वक्ता ने जो विषय प्रतिपादित किया उसमें इन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग का जमाना आ गया है। सरकारी विभागों में परमानेंट पद है, ठेके पे लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं और 4 करोड़ ऐसे लोग ठेके पे आ गए हैं। 10,000 रुपए पे, 5,000 रुपए पर। सवाल यह पैदा होता है कि हिंदुस्तान का कौन सा नेता और कौन सा दल निजीकरण का विरोधी है। आज राजनारायण जी होते तो यह सवाल पूछते। जो लोग प्राइवेट डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, शिशु मंदिर से लेके प्राइमरी स्कूल से लेके विश्वविद्यालय खोले हैं और पीएचडी किए हुए लड़के को 5,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, क्या वे सारे दलों के नेता नहीं हैं? अगर हम निजीकरण के विरोधी हैं तो अगर ऐसा शख्स जो निजीकरण का समर्थक है, चाहे हमारे ही दल से चुनाव क्यों न लड़ जाए, अगर उसका हमें विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राजनारायण जी होते तो क्या करते? यह एक यक्ष प्रश्न आपके सामने है, इस पे आपको और हमको सोचना होगा कि जब इस देश में आंदोलन परिवर्तनवादी हुआ है, सरकार का बदलाव किया है, वो चाहे कोई आंदोलन रहा हो, बिना समाजवादियों के ताकत को खड़ा किए बदलाव इस देश में नहीं हुआ है। ये बात हमें रखना चाहिए और कल वो होगा, परसों होगा वो। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम एकत्रित होंगे, हम तैयारी करेंगे, संगठन बनेगा विचारधारा पर और अगली लड़ाई के लिए लोग तैयार रहेंगे। इन गोडसेवादियों को कोई स्वीकार करने के लिए नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। भाई राधेश्याम सिंह ने एक बात बहुत अच्छी कही, बहुत ही अच्छी कही, कि लोग कहते हैं ना कि हमारी सरकार बन गई, अगर हमारे सरकार के खिलाफ लोग थे तो हम चुनाव क्यों जीत रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात राधे भाई ने कहा। जरा गांधी को बाप कहना आप बंद कर दो, पटेल को सरदार कहना आप बंद कर दो और कहो कि नाथीराम गोडसे के हम औलाद हैं और वोट मांग के देखो फैसला इस देश में क्या होता है।